अगर हमारे इसमें पंडाल के अंदर हमारे प्राकृतिक खेती के मियाँगंज के किसान अगर मदन चंद जी हों तो वो आए और अपने अनुभव शेयर करें। अगर उन तक हमारी बात जा रही हो, मदन चंद जी। आप इनसे ये सीखिए कि हम लोग इनको पहले प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए इनको कुरुक्षेत्र भेजे और वहाँ से ये प्रशिक्षण के लिए आए और इन्होंने अपने घर पे, हम लोग भी गए थे, किसान पाठशाला का कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा मॉडल डेवलप किए हैं और ये उसमें इतना बन गए हैं कि आज ये जो है हम लोगों को PhD, MSc, PhD और यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट हैं उनको भी ट्रेनिंग प्राकृतिक खेती के रामायण खेला में दे रहे हैं। लगभग आपका जो है 40 से 50 लेक्चर हो गया है। तो ये जनपद के लिए और जनपद के किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक बार आप लोग इनके लिए ताली बजाएंगे और इनका उद्बोधन सुनेंगे कि कैसे जो है उन्होंने अपना शुरू से लेकर और अब तक का सफर तय किया है। अगले माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज ये जो प्रथा में जो कार्यक्रम हो रहा है श्री योजना के बारे में, इस हाल में इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करें हमारे डीडी साहब और प्राकृतिक खेती का जो पूरे जनपद का कारोबार देख रहे हैं हमारे रंजन द्विवेदी जी, मंच में बैठे हुए हमारे पांडे जी और हमारे डीओ साहब एवं हमारे कई विद्यालयों में आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चों और विकास खंड के समस्त विकास खंडों से आए हुए हमारे सभी किसान भाई बंधुओं, माताओं, बहनों तथा कृषि विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं हमारे पत्रकार भाइयों और हमारे सुरक्षाकर्मियों, मैं सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से हृदय से आपका स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारे देश का आदेश हुआ है उसका पालन करना तो बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले जो ये कार्यक्रम चल रहा है श्रीअन्न पे, श्रीअन्न कोई नई चीज नहीं है, इसको हम लोग भूल गए थे। हमारे आप जब पूर्वज थे तो श्रीअन्न का प्रयोग करते थे, लेकिन बीच में स्थिति ऐसी आई कि उसको हम लोग भूल गए। पहले हमारे आप के जो पूर्वज लोग थे मोटे अनाज का ही सेवन करते थे। मोटे अनाज में आप जैसे सावा है, कोदो है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इन सबका प्रयोग होता था। और स्थिति ये थी कि हम नहीं कह रहे हैं, हमारे यहाँ के पूर्वज कहते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब हमारे आप यहाँ जब कोई मेहमान आता था तो जब खाने का समय होता था तो मेहमान को ही गेहूं की रोटियाँ खाने को मिलती थी और उनके साथ जो घर का एक तरफ बैठ करके भोजन करता था उसी को गेहूं की रोटियाँ खाने को मिलती थी। तब हम आप लोग बाजरा से क्या कहते हैं, ज्वार, चना, कोदो, रागी से दूर रहते थे, लेकिन स्थिति ये हो गई, अब मामला विपरीत उल्टा हो गया। अब हम आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे जो नए वाले हैं ये नहीं जानते कि कोदो किसको कहते हैं, चना किसको कहते हैं, ज्वार किसको कहते हैं, बाजरा किसको कहते हैं, खाली वो फोटो में देख लेते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ के पूर्वज लोग मोटे अनाज का प्रयोग करते थे तो बहुत स्वस्थ रहते थे, मोटे ताजे होते थे, लंबे होते थे। हमारे जैसे लोग नहीं होते थे कि हवाएं हवा उड़ जाए, लेकिन सब तब बीमारियाँ
गांव कोई खेड़ा ऐसा नहीं होगा जिस गांव में, जिस खेड़े में एक आधे लोग कैंसर के मरीज ना हो। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे डायबिटीज का मरीज ना हो और ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो। महिलाओं में 2-4 बीमारियाँ बहुत फैल रही है इस समय। सबसे पहले बाजपन की बीमारी फैल रही है, नंबर 2 पे गैस की बीमारी फैल रही है, नंबर 3 पे ग्लूकोजिया की बीमारी फैल रही है, नंबर 4 पे हाथीपाल को पीपावा की बीमारी कहते हैं वो भी फैल रही है। ये अक्सर 4-5 बीमारियाँ महिलाओं में होती है। ये सब क्या है? ये सब खान पीने का ही असर है, क्योंकि हम आप लोग जहर खा रहे हैं, जहर मुक्त भोजन कर रहे हैं। इसलिए आपको हमको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमारे आदरणीय डीजी साहब ने जिला स्तर पर बड़ा प्रोग्राम रखा है। इसके लिए मैं बहुत डीजी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लगभग 33 लाख की आबादी का जो है हमारा सबकी जो चिंता की है, उन्होंने इसीलिए जनपद स्तर पर एक कार्यक्रम रखा है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ जानकारियाँ लेके जाइए, कुछ मन बना के जाइए, क्योंकि ये सब कार्यक्रम छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। इसीलिए कि आप लोगों के अंदर कुछ जिज्ञासा पैदा हो, कुछ ज्ञान पैदा हो। तो सबसे पहले जब हमारे आपके यहाँ मोटे अनाज होते थे, मोटे अनाज का सेवन होता था तो लोग बीमार बहुत कम होते थे और बीमारियाँ बहुत कम होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसका प्रचलन कम हो गया तो और बीमारियों का जो है और भी बीमारियाँ फैलने लगी। यह मोटा अनाज जो है दिक्कत से नहीं आया है, ये हमारे देश का ही, लेकिन हम लोगों ने इसका सेवन करना बिल्कुल भूल गए और ये सब प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब किसानों की चिंता की, हमारे भारत देश की चिंता की, तो उन्होंने मोटे अनाज से एक श्रीहन योजना का योजना चलाई, जिसका श्रीहन योजना के नाम से नाम दिया गया। और अभी पिछले वर्ष 16 और 17-18 मार्च में हुआ था तो खतरा के साउंड हुआ था। इसमें से बहुत से हमारे भाई बंधु आए थे और उन्होंने भी उसका नाम दिया था। तो सबसे पहले हम आपको प्राकृतिक खेती में जो है बताना चाह रहे हैं। अन्न की बात तो हो गई, लेकिन अन्न के साथ साथ आपको जो सब्जियां प्रयोग करनी है, तो उसमें तो आप लोगों को ध्यान देना कि जहर मुक्त सब्जियां खाएं। जहर मुक्त खाने से बीमारियां जो है दूर होगी। अब उसके लिए आपको करना क्या है, ये कोई नई चीज नहीं है, प्राकृतिक खेती अपनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ के पूर्वज थे जैविक खेती करते थे। जैविक खेती में क्या था, जैविक खेती कोई नई चीज नहीं है। जैविक खेती में सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे और हरी खाद में तलई है, भैंसा है, सन है, इसका प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम आप लोगों ने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया। क्या हुआ, जो हरी खाद का युग आया तब हम आप लोगों ने रासायनिक खेती और कीटनाशक दवाइयों का प्रचलन चालू कर दिया। इससे ये हुआ कि एक हमारे देश में किसानों के बीच में बहुत जैसी लगी। जैसे हमारे राज्य वाले भाई साहब ने एक गोली जेपी का प्रयोग किया तो पीछे वाले भाई साहब पीछे हटने वाले नहीं, उन्होंने 2 गोली का प्रयोग किया। उसके पीछे वाले भाई साहब ने 3 गोली का प्रयोग किया, एक बहुत जैसी लगी। इसका निष्कर्ष हुआ कि देश में तरह तरह की बीमारी फैलने लगी और यहाँ तक स्थिति यह आ गई कि हमारी सरकार को 95-65 ट्रेन चलानी पड़ी। वो कंटेनमेंट पहले भरते जाती है, फट जाते हैं। तो ये सब क्या है, हम जनता ही असर है। इसलिए आप लोग थोड़ी थोड़ी प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती कोई कठिन काम नहीं है, यानी आप लोग मन बना देंगे तो कोई काम जो है कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए आप लोगों को तो मेरा निवेदन है कि आप लोग बिजनेस के तौर पर न करें, खाली अपने लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए श्री अन्न का प्रयोग करें और थोड़ी थोड़ी प्राकृतिक खेती का करें। प्राकृतिक खेती में क्या है, प्राकृतिक खेती जब हमारे यहाँ के पूर्वज
मान लीजिए आपके पास 1 बीघे खेत है या 1.5 बीघे खेत है, 1 एकड़ जिसको कहते हैं, तो उसमें 5 से 7 का भी जैविक खेती उपयोग करके गोबर का खाद का प्रयोग करते थे। लेकिन इस विधि के अनुसार अब आपको 5 से 7 का भी गोबर की सड़े पास डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि आपको जो है उसमें देसी गाय और गोबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रासायनिक और उर्वरक खेती का जो है विकल्प ढूंढा, तो फिर प्राकृतिक खेती का ही नाम आया। प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने क्या किया, देश के जाने माने वैज्ञानिकों को संपर्क करना, जिसमें उसके विकल्प के तौर पर देसी गाय का मूत्र और गोबर, यहाँ तक भैंसी, बकरी, बकरे, ऊँट जैसे जानवरों का जो है मल और मूत्र प्रयोगशाला में भेजा गया। तो उसमें जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में जीवाणु काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जीवाणुओं की संख्या देसी गाय के गोबर में पाई गई। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ जीवाणु पाए गए, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काम करते हैं। उसके बाद इसी तरह देसी गाय के गोबर और मूत्र को प्रयोगशाला में भेजा गया। तो उसका जो रिजल्ट आया प्रयोगशाला से, तो देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 74 लाख ही जीवाणु पाए गए। अब आप तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। इसलिए इतिहास बड़ा गवाह है, देसी गाय का सदियों से महत्व रहा है, सदियों से महत्व रहा है। कैसे, जब हमारे आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होता था, शादी विवाह होता था, कोई तिथि त्योहार होता था, तो हमारे आपसे कहती माताएं बहनें अपने बच्चों से क्या कहती थी, भैया देसी गाय का गोबर ले आओ, घर की दिखाई सफाई हो जाए तो लक्ष्मी का वास होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी माताएं बहनें तो पूर्व लोग नहीं कहते थे। और जब हमारे आपके यहाँ जब किसी कार्यक्रम में, किसी के त्योहार में जब कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो प्रसाद बनाया जाता है, प्रसाद में क्या होता है, जब वो पंचम में बनाया जाता था, तो उसमें देसी गाय के दूध को ही किया जाता है, उसी का सेवन किया जाता है। जब किसी के यहाँ बकरी का दूध का सेवन किया जाता है, तो थोड़ा हाथ में चढ़ाइए, इसका सदियों से महत्व है देसी गाय का। इसलिए देसी गाय के मूत्र और गोबर को इसमें ज़्यादा लगता है। और हम आपको बता दें, बहुत से हमारे भाई को बहुत सी बीमारियों से देसी गाय के मूत्र का भी सेवन करते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ दूर होती हैं। अभी हमारी एक सज्जन आए थे यहाँ रहमान जगह के एरिया से, उन्होंने बताया कि कहाँ से किसी को सही है कि हमारे भाई को कैंसर हो गया था भैया, तो कम से कम 3 महीने से हम देसी गाय के मूत्र का सेवन कर रहे हैं और उससे लाभ मिल रहा है। अब कहाँ तक बात सही है, अभी हम इसे पिछले सप्ताह की बात आपको बता रहे हैं। इसलिए देसी गाय के मूत्र का भी लोग बहुत सी बीमारियों में सेवन कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि प्राकृतिक खेती में सबसे पहले आपको देसी गाय को मूत्र को इकट्ठा करना है। देसी गाय का मूत्र इकट्ठा करने की 2 विधियाँ हैं। मान लीजिए आपकी देसी गाय छप्पर या 3 मीटर के नीचे बंधी हुई है, तो उसका मूत्र आप लोग कैसे इकट्ठा करेंगे, और कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा, क्योंकि